खामोश वाकयात में नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन पर ज़रूर क्लिक करें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल सके। तो चलते हैं आज के एपिसोड की जानिब। कुछ देर में जुनेद उसे लेने आ चुका था। मुझे नहीं जाना उसके साथ, वो लाउंज में जवाद के पास बैठी रूहान सी लहजे में बोली। उसके चेहरे पर पथरीले तासरात थे, जैसे बहुत जब्त से गुजर रहा हो। मुझे माफ कर दो, मैं तुम्हारे लिए फिलहाल लड़ नहीं सका, लेकिन तुम्हें यकीन दिलाता हूँ तुम मुझे हमेशा अपने आसपास पाओगी। मैं जल्द ही तुम्हारी तरफ से कोर्ट में केस करूंगा। बेहतर है कि तुम उस घटिया शख्स से डाइवोर्स ले लो। उसे साथ लगाए वो आहिस्ता आवाज में समझा रहा था। जुनेद बाहर गाड़ी में ही मौजूद था। बस उसने फोन करके गुलनाज को हुक्म दिया था कि उसे बाहर भेज दें। वो उसे कमरे से बाहर ले आई। जवाद को बाहर बैठा देखकर वो वापस अपने कमरे में जा चुकी थी। भाई मुझे नहीं रहना उसके साथ, वो मुल्तजी अंदाज में बोली। तुम क्यों इतना खौफजदा हो रही हो? अगली बार कोई ऐसी हरकत करे मुझसे भी पहले पुलिस को कॉल कर देना। बस चंद जैसे तैसे रह लो। मेरी जॉब हो चुकी है, मैं आजकल में जैम के ही अपार्टमेंट में शिफ्ट होने वाला हूँ। मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा, तुम फिक्र मत करो। वो उसे समझा रहा था। वो आंसू पहुंचती बाहर आई। जुनेद ने एक नजर खामोशी से उसे देखा। शुक्र था कि इस वक्त वो हवासों में था। मायशा को फिर भी उससे खौफ महसूस हो रहा था, मगर फ्लैट पर पहुंचने तक उसने मायशा को कुछ न कहा। उसे थोड़ा हौसला हुआ। उसे फ्लैट पर छोड़कर वो खुद कहीं चला गया। उसने मजीद सुकून का सांस लिया। फ्लैट में आते ही वो अपने कमरे में बंद हो गई। कुछ देर बाद उसे मोबाइल का ख्याल आया। कमरे में ढूंढा, कहीं नहीं था। कुछ सोचकर वो आहिस्ता से बाहर निकली। पूरे फ्लैट में जुनेद कहीं नहीं था। वो सुख का सांस लेती लाउंज में आई। वहीं टेबल पर उसका मोबाइल धरा था। शुक्र का सांस लेते मोबाइल उठाकर वो तेजी से अपने कमरे की जानिब गई। लॉक लगाकर मोबाइल खोला। तबरेज के लातादाद मैसेजेस और फोन कॉल्स आई हुई थीं। वो नम आंखों लिए एक एक मैसेज को पढ़ने लगी। सब में उसके लिए शदीद फिक्र मौजूद थी। वो सब मैसेज पढ़कर उसे कॉल मिलाई। दूसरी ही बेल पर उसने फोन उठा लिया। कैसी हो यार तुम? कहाँ हो? कल से पागलों की तरह तुम्हें कॉल कर रहा हूँ। ना तुम मैसेज पढ़ रही हो ना कॉल अटेंड कर रही हो। सब ठीक है? किस कदर परेशान था वो उसके लिए। ये मोहब्बत नहीं तो और क्या था। वो यकदम रो पड़ी। मायशा क्या हुआ है? मैं अपने फ्लैट पर ही हूँ, अगर आ सकती हो तो आ जाओ। वो उसे तसल्ली देते बोला। मैं आ रही हूँ, बमुश्किल आंसू पीते बोली। हाँ आ जाओ, मैं इंतजार कर रहा हूँ, वो फिक्रमंदी से बोला। फोन बंद करके आंसू साफ करते वो जिस हुलिये में थी वैसे ही बाहर निकली। फ्लैट लॉक करके वो उसके फ्लैट के सामने मौजूद थी। बेल देते ही दरवाजा खुला। सामने ही ट्राउजर और टी शर्ट में मलबूस तबरेज परेशान सा खड़ा था। उसे अंदर आने का रास्ता दिया। वो भी खामोशी से चलती सोफे पर जा बैठी। क्या हुआ है? उसका सता चेहरा देखकर वो हकीकत में घबरा गया। उसके करीब बैठते ही मायशा को एक हमदर्द मिलते ही कुछ समझ न आई। उसके कंधे से सर लगाकर वो बुरी तरह रो पड़ी। यार क्यों ऐसे कर रही हो? बताओ तो क्या हुआ है? वो हैरान सा उसकी हरकत पर कुछ लम्हे उसे देखता रहा। फिर आहिस्ता से उसके गिर्द बाजू का घेरा बना गया। थोड़ी उसके सर पर रखी। मायशा मैं पागल हो जाऊंगा अब अगर तुमने मुझे कुछ नहीं बताया तो। उसकी धमकी पर वो हौले से उससे अलग होकर सब बताती चली गई। तबरेज ने मुट्ठियां भींच ली। तुम क्यों ऐसे घटिया शख्स के साथ रह रही हो? माय गॉड, किस किस्म के घर वाले हैं जिन्हें एहसास ही नहीं है? हद है। और तुम्हारी माँ अजीब खुदगर्ज औरत है। वो बालों में हाथ फेरते इज़्तिराब के आलम में बोला। मुझे घुटन होने लग गई है इस माहौल से। मुझे डर लगता है कि अगर जो उसने नशे में मेरे साथ कुछ, ये सोचते ही वो फिर से रो पड़ी। क्यों वो कुछ करेगा? लावारिस हो क्या तुम? जवाद ने बिल्कुल ठीक कहा है। आइंदा वो कुछ करे फौरन पुलिस को कॉल करो या मेरे पास आ जाओ। क्या तुमने अब तक जवाद को अपनी और मेरी दोस्ती का नहीं बताया? यकदम कुछ याद आने पर वो पूछ बैठा। नहीं, पता नहीं भाई कैसे रिएक्ट करें। वैसे भी वो कहते हैं तुम बहुत जल्दी लोगों पर यकीन कर लेती हो। बस इसीलिए नहीं बताया कि कहीं आपसे मिलने से मना ना कर दें। उसकी बात पर वो हौले से मुस्कुराया। तो तुम किसी कीमत पर भी मुझसे दोस्ती खत्म नहीं करना चाहती? वो उसे बातों में लगाकर रिलैक्स कर रहा था। उसके सवाल पर यकदम मायशा के गाल तमतमाए। तबरेज की निगाहों से उसके गालों का ब्लश होना छुपा न रह सका। नजरें झुकाकर वो नफी में सर हिला गई। उसे क्या बताती कि ये सिर्फ दोस्ती नहीं है। कुछ खाया तुमने? वो यकदम माहौल की कसाफत मजीद कम करते नॉर्मल अंदाज में उससे पूछने लगा। नहीं, वो बेचारगी से बोली। कुछ खाने का होश ही कहाँ था। तुम रिलैक्स होकर बैठो, मैं कुछ लाता हूँ। वो उसके कंधे को थपथपा कर उठा। 6 माह हो गए थे उसे ये केस लड़ते, मगर कहीं कोई राह सुझाई नहीं दे रही थी। इंडस्ट्री से सब काम मिलना बंद हो चुका था, मगर वो अब मायूस नहीं था। उसे उम्मीद थी
कि अल्लाह उसके साथ है, वो कोई रास्ता जरूर निकालेगा, और उसकी उम्मीद रायगा नहीं गई थी। रात में वो जा नमाज बिछाए रोजाना की तरह नफाफल अदा कर रहा था कि उसका मोबाइल बजा। दुआ मांग कर जाए नमाज उठाकर वो मोबाइल की जानिब मुतवज्जे हुआ। कोई अनजान नंबर था। चंद पल वो मोबाइल बजते देखता रहा, फिर आखिर बेल होने से पहले फोन उठा लिया। हेलो, उसकी गंभीर आवाज फोन में उभरी। हेलो फरजाद, बात कर रहे हो? लहजा बड़ा बेतकल्लुफ था, मगर आवाज उसकी पहचान में नहीं आई। जी, आप कौन? माथे पर बल लिए उसने सवाल किया। रजा बात कर रहा हूँ, हाशिम के ऑफिस का सीसीटीवी मैनेजर। उसके जवाब पर वो बुरी तरह चौंका। कैसे हो रजा? कुछ देर की खामोशी के बाद वो अखलाकन बोला, मैं ठीक हूँ। 3-4 माह से मुल्क से बाहर थी, कुछ काम की वजह से कल ही आया हूँ। मैं पहले ही तुमसे मिलना चाहता था, मगर बहुत बुरी तरह एक मसला में उलझा हुआ था। वहां से फारिग होकर कल ही आया हूँ और आते साथ ही तुम्हें कांटेक्ट किया है। फरजाद को समझ नहीं आई कि वो ये सब से क्यों बता रहा है। मुझे तुमसे माजरत करनी है और तुम्हें कुछ दिखाना भी है। उम्मीद करता हूँ तुम्हारे केस का फैसला एक वीडियो करवा देगी। इससे पहले कि फरजाद उससे इन तमाम बातों का मकसद पूछता, उसकी अगली बात सुनकर वो शशदर रह गया। कैसी वीडियो? वो बमुश्किल बोला। कल मिल लो फिर बताता हूँ। उसकी बात के बाद उसने मजीद नहीं खरीदा। अगले दिन का प्रोग्राम तय करते उसे अल्लाह पर यकीन हो गया कि वो वाकई बड़ा रहीम है और बंद गलियों में भी दरवाजे रखना जानता है। चंद आंसू लड़क कर उसके गालों पर गिरे। अगले दिन वो मुकर्ररा वक्त से पहले ही उस होटल में मौजूद था जहां का उन्होंने तय किया था। पूरे 4 बजे उसे रजा अपने टेबल की जानिब आता हुआ नजर आया। मुसाफा करके वो उसके सामने बैठ गया। उसकी बहुत अच्छी तरह उससे सलाम दुआ थी। कोई भी इधर उधर की बात करने की बजाय मैं असल मकसद की जानिब आऊंगा। फरजाद खुद भी किसी किस्म की कोई और बात करना नहीं चाहता था। सबसे पहले तो माजरत कि ये वीडियो मुझे तुम्हें 2 माह पहले ही दे देनी चाहिए थी, लेकिन मुझ पर कुछ प्रेशर था। मैं चाहने के बावजूद नहीं दे पाया और इसका खमियाजा मुझे भुगतना भी पड़ा। जब एक बेगुनाह शख्स की मदद करने की बजाय मैं झूठे लोगों का साथ देते खामोश रहा। उसकी बात फरजाद को लम्हा ब लम्हा हैरान कर रही थी। मेरी खामोशी की सजा अल्लाह ने मुझे दी और मेरी बेटी के हार्ट में सुराख तजवीज हुआ। उसके इलाज के लिए मुझे मुल्क से बाहर जाना पड़ा, मगर हर रोज अल्लाह से वादा करता था कि जैसे ही इस मसले से निकला फौरन से पहले तुम्हें तुम्हारी अमानत दूंगा। ये कहते साथ ही उसने एक सीढ़ी उसकी जानिब बढ़ाई। सब ऑफिस में सीसीटीवी कैमरे लगे हैं और ये बात मेरे और हाशिम के अलावा किसी को नहीं मालूम थी। ये सब तुम्हारे साथ कामरान लगारी ने करवाया था और हाशिम को उसने मुंह मांगे पैसे दिए थे। मुझे ये नहीं मालूम कि उसने तुम्हारे साथ ऐसा क्यों करवाया, मगर मेरे पास तुम्हारे केस को तुम्हारी जानिब मोड़ने के लिए तुम्हारे ऑफिस की उस दिन की वीडियो मौजूद है, जिसमें साफ पता चलता है कि तुम बिल्कुल बेकसूर हो। मैंने जब हाशिम से इसका जिक्र किया उसने मुझे झिड़क दिया और ये टेप डिलीट करने का कहा, मगर तुम्हारा सब रिकॉर्ड मेरे सामने था। मुझे ये कतन मुनासिब नहीं लगा, लिहाजा उसकी एक कॉपी अपने पास रखकर ऑफिस से मैंने इसका रिकॉर्ड खत्म करवा दिया है। मुझे माफ कर दो कि मैं पहले ये सब तुम तक नहीं पहुंचा पाया। वो नदामत के मारे सर नहीं उठा पा रहा था और फरजाद, उसकी तो वो हालत थी कि वो अपनी जगह से जुम्बिश भी नहीं कर पा रहा था। अल्लाह वाकई बेइंसाफ नहीं, वो कभी हो ही नहीं सकता। बहुत शुक्रिया। सीढ़ी थामकर वो बेख्तियार उठा। उसकी देखा देखी रजा भी अपनी सीट से उठा। फरजाद ने बेख्तियार उसे गले लगाकर जोर से भींचा। तुमने बहुत बड़ा एहसान किया है मुझ पर। वो शिद्दत गरियां से बोला। नहीं यार, मैंने कोई एहसान नहीं किया, बल्कि मैं शदीद नादम हूं कि मैंने हाशिम का साथ दिया। मैं इसका स्टूडियो छोड़कर फसी के साथ होता हूं। अब ऐसे घटिया इंसान के साथ मैं काम नहीं कर सकता जो किसी की मजबूरी का फायदा उठाए और पैसे की हवस में इस कदर अंधा हो जाए कि किसी की शराफत उसे नजर ही ना आए। वो दुख से बोला, अल्लाह ऐसों को हिदायत दे। वो जल्द अज जल्द अपने वकील के पास जाना चाहता था। बिना कुछ खाए पिए वो दोनों वहां से निकल चुके थे और फिर वो फैसला जो इतने महीनों से ना हो पाया था, दिनों में हो गया। उस लड़की को ढूंढकर उसकी गवाही ली गई और फिर फरजाद ने कामरान लगारी और हाशिम पर केस किया। चंद दिन वो हवालात में रहे और एक भारी रकम उन्हें फरजाद को देनी पड़ी। चंद दिन की मुश्किलों के बाद इंडस्ट्री अब पूरी ताजीम से उसे कॉन्ट्रैक्ट्स देना शुरू हुई। अब की बार वो बाइज्जत और नामवर म्यूजिशियन की हैसियत से उभरा। जेम के आते ही उसने जेम को फरजाद से मिलवाया। सर ने मुझे अपने नए प्रोजेक्ट के लिए साइन कर लिया है। उसने जेम को खुशखबरी सुनाई। मैंने तुम्हें कहा था ना, इस शो में जीतो या ना जीतो, मगर तुम बड़े बड़े म्यूजिशियंस की नजर में आ जाओगी। वो खुशी से उसे साथ लगाए बोला। वो भी हौले से मुस्कुराई। जेम को उसके चेहरे पर पहली बार इतनी आसूदगी नजर आई। वो ठिठका।
सर तुमसे मिलना चाहते हैं। उसकी बात पर वो दोनों फरजाद के ऑफिस की जानिब बढ़े। सर ये जेम है, मेरा बहुत अच्छा दोस्त, और मेरी फैमिली भी। फरजाद के कम इन कहने पर वो जेम को लिए अंदर दाखिल हुई। फरजाद ने सीट से खड़े होकर जेम से मुसाफा किया। उसके तारुफ पर वो लम्हा भर को चौंका। ग्लैड टू मीट यू। दोनों ने इखलाकियात निभाए। मायशा ने आपको बता दिया होगा कि मैंने उन्हें साइन कर लिया है। फरजाद इन्हें सोफे पर बैठने का कहते टेबल के करीब पड़ी कुर्सी का रुख उनकी जानिब मोड़कर बैठ गया। जी सर, इसने मुझे अभी बताया। मुझे बहुत खुशी हुई जानकर कि अब ये किसी सही ट्रैक की जानिब आएगी। इसकी बात पर वो भी मुस्कुराया। जी, और एक और बात जो शायद मायशा को मालूम नहीं, कि उन्हें गानों की रिकॉर्डिंग के लिए मेरे साथ पाकिस्तान जाना होगा। उसकी बात पर दोनों चौंके। आज शाम में उसका भाई आ रहा है, तो हम इससे बात कर लेते हैं। वैसे तो मेरा नहीं ख्याल कि उसे एतराज होगा। जैम ने गला खनकार कर उसे जवाद की आमद का बताया। मायशा फिलहाल खामोश थी। मेरा तो पाकिस्तान में कोई भी नहीं, मैं कैसे वहां रहूंगी। जब से वो यहाँ आई थी उसने पलटकर कभी अपनी फुप्पो से राब्ता भी नहीं किया था। ना जाने उनका नंबर क्या था, पता नहीं वो अब वहीं रहते भी होंगे या नहीं, या फिर वो उसे अब एक्सेप्ट करेंगे भी या नहीं। बहुत सी सोचें उस पर हमला आवर हुई। लगता तो ऐसे है जैसे यहाँ भी कोई आपका अपना नहीं है। फरजाद की बात पर उसने झटके से रुख उसकी जानिब किया। आंखें लम्हा भर को शदीद वीरान हुई। कोई ऐसा इशू नहीं, हमारे पास फ्लैट्स मौजूद हैं। बाहर के आर्टिस्ट वहीं ठहरते हैं, आपको कोई मसला नहीं होगा। और अगर आपको तसल्ली करनी हो तो बेशक आप हमारे साथ चलकर वहां सेटअप देख लें और फिर वापस आ जाना। फरजाद ने जेम को मुखातिब किया। मैं एक बार जवाद से बात कर लूं, फिर आपको बताऊंगा। वो खुद से मायशा के बारे में इतना बड़ा फैसला नहीं ले सकता था। कोई मसला नहीं, आप तो शो का इख्तिताम होने तक मैं एक हफ्ते के लिए यही हूँ। उनके भाई अगर मिलकर तसल्ली करना चाहें तो मुझे कोई मसला नहीं। उसने खुले दिल से ऑफर की। जी सर, जरूर, बहुत बहुत शुक्रिया। जेम वहां से उठते हुए बोला। एनी टाइम। होंठ को बाहम पैवस्त किए होले से फैलाते वो भी उठते हुए बोला।